नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान या पहले प्रेगनेंसी से पहले आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो चुका है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का एपिसोड रहा है या आपको वेरिकोज वेन रहे हैं सीवियर। तो अब आपका प्रेगनेंसी कैसा रहेगा, प्रेग्नोसिस क्या रहेगा, या पेशेंट को कई बार एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम भी रहता है। तो अब हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा क्यों बढ़ता है। डीवीटी के ऊपर मैंने लेक्चर बना रखा है ऑलरेडी वीडियो, तो वो आप देख सकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा आप लिखेंगे तो यूट्यूब पे मेरा मिलेगा। आज ये है कि प्रेगनेंसी में अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो या प्रेगनेंसी से पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस था या पहले कोई ऑपरेशन हुआ, तो अब हम इसको प्रेगनेंसी के दौरान कैसे मैनेज करेंगे। हमारा आज का टास्क ये है, तो समझते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी खुद ही एक बहुत हाई रिस्क सिचुएशन है जिसके अंदर क्लॉट्स ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी में होता है हाइपर कोगुलेबिलिटी। वाई? क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई होता है, सारे फैक्टर्स ज्यादा बनने लगते हैं एक्सेप्ट फैक्टर 11 और फैक्टर 13 इसमें कम बनता है, नॉर्मल रहता है ना, पर बाकी सारे फैक्टर्स बढ़ते हैं। दूसरा हार्मोन चेंजेस हुआ। तीसरा होता है दूसरा स्टेसिस। स्टेसिस मतलब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है यूट्रस का साइज बढ़ता है, फीटस डेवलप होता है और इलियोफीमोरल जंक्शन पे वेन कंप्रेशन होता है। तो उससे क्या होगा, जो नीचे से ब्लड आता है पैरों से ऊपर की पार्ट में बॉडी की तरफ, वो फ्लो कम हो जाएगा प्रेशर की वजह से। तो स्टेसिस की वजह से भी डीवीटी का रिस्क ज्यादा होता है। उसके अलावा एंडोथीलियल इंजरी के चांसेस प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं, जैसे डिलीवरी के टाइम पे या ड्यूरिंग लेबर, अब्रप्सो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रेविया, या डिलीवरी के बाद जैसे हम बात करें पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज। ये सारी चीजें क्या है कि एक बहुत ही रिस्कफुल सिचुएशन है जिसमें आपको डीवीटी होने के चांसेस बढ़ते हैं। और डीवीटी के चांसेस किनको रहते हैं? जो स्मोकर्स होते हैं, जिनमें कैंसर का चांस रहता है, कीमोथेरेपी ड्रग्स ले रहे हैं, हार्मोन पिल्स ले रही थी फीमेल्स, ओबीज मोटा फीमेल ज़्यादा है, डायबिटिक है, तो ये सारे डिसलिपिडीमिया है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान डीवीटी होने का चांसेस बढ़ा देते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब डीवीटी होता है तो क्या होगा, वेन में बहुत दर्द होगा, पैरों में सूजन आ सकती है, वही क्लॉट ट्रेवल करके अगर लंग्स में गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, तो इस समय क्या है कि या तो आप रिस्क फैक्टर में हैं कि आपको डीवीटी हो सकता है या आपको डीवीटी हो गया है। दो सिचुएशन है। रिस्क फैक्टर कब होगा कि पहले कभी डीवीटी था या कोई आपको कोगुलेशन प्रोफाइल के डिसऑर्डर है, थ्रोम्बोफिलियाज हैं, या फैमिली हिस्ट्री थी आपके परिवार में कि 50 से कम की उम्र में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर हैं। अब जब प्रेगनेंसी है, आपको एक केस सपोज कर लेते हैं कि आपको पहले डीवीटी था, उसको आपने ऑपरेट करा लिया, अब उसके बाद आप प्रेग्नेंट हैं, तो कैसे मैनेज करें? तो इस केस में हम प्रोफाइलैक्टिक लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन यूज करते हैं। कोई ओरल एंटीकोगुलेंट नहीं एडवाइस करेंगे, क्योंकि ओरल एंटीकोगुलेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। अगर आपका कोई चल रहा है रेगुलरली तो आपको बंद करना पड़ेगा। कौन सा लें, कब से लें? देखो, अगर पहले डीवीटी रहा है, ऑपरेट हुआ है, तो ये हाई रिस्क, वेरी वेरी हाई रिस्क। जैसे ही डायग्नोस्ड होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आपको लो मोलिकुलर वेट हिपारिन स्टार्ट करना पड़ेगा। सबकुटेनियस डेली लेना है। कब तक? 36 हफ्ते तक, 36 वीक्स तक। उसके बाद आप अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन पे शिफ्ट हो सकते हैं। अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन सस्ता आता है, पर हम आपको क्यों नहीं देते हैं? उसका रीजन है वो ऑस्टियोपोरोसिस करता है। ठीक है, और आपके लिए सेफ भी इतना ज्यादा नहीं रहता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस है, अदर साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन। लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन 24 आवर्स में एक बार दिया जाता है, 24 घंटे में एक बार, तो डेली का डोज हो गया। उसके अलावा अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन पे हम स्विच ऑफ इसलिए करते हैं, स्विच ऑन इसलिए करते हैं 36 वीक्स के बाद कि आपका प्रेगनेंसी प्लान करना होता है।
और प्रेगनेंसी प्लान करना है तो अनफ्रैक्शनेटेड हिपारिन का एंटीडोट हम प्रोटामाइन सल्फेट भी दे सकते हैं। कम से कम 12 घंटे का गैप रहेगा जब हम आपको हिपारिन देंगे, और हिपारिन के बाद सबड्यूरल जैसे कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाना पड़ जाए, स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाना पड़ जाए, तो हिपारिन का 12 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए। अगर नहीं है तो हेमाटोमा का चांसेस होता है। सिजेरियन सेक्शन करना है तो 24 घंटे का गैप होना चाहिए ये कोगुलेंट के बीच में, हिपारिन के बीच में। नॉर्मल डिलीवरी है तो 12 घंटे का गैप होना चाहिए। अब डिलीवरी के कितनी देर के बाद हम हिपारिन स्टार्ट कर सकते हैं, तो डिलीवरी के 4 घंटे बाद स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगर पीपीएच वगैरह है तो फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 घंटे बाद आप नॉर्मल डिलीवरी के बाद हिपारिन शुरू कर सकते हैं और 24 घंटे बाद सिजेरियन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अब डिलीवरी के कितने दिन के बाद तक आपको ये लेना होता है हिपारिन, तो ये रहता है आपका 6 वीक्स तक डिलीवरी के बाद, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी रिस्क होता है कि आपको डीबीटी हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए। ठीक है, अब ये हिपारिन वाला फॉर्मूला, एक तो प्रोफाइलेक्टिक डोज होता है, एक थेरेप्यूटिक डोज होता है। तो ये डिसाइड करना है, अगर आप रिस्क फैक्टर में हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो फिर आपको प्रोफाइलेक्टिक डोजेस पे लेंगे, और अगर आप सिर्फ रिस्क फैक्टर है तो रिस्क फैक्टर का एक चार्ट होता है, उसको हमें देखना है। आईवीएफ की वजह से तो नहीं है, स्मोकर तो नहीं है, ओबीज तो नहीं है। अगर 4 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, 3 फैक्टर्स हैं तो हम 36 वीक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपके इंडिविजुअल क्राइटेरिया पे, इंडिविजुअल कंडीशन पे। उसके अलावा सिर्फ लो मॉलिक्यूलर वेट हिपारिन ही ट्रीटमेंट नहीं है। अगर स्मोकर हो तो स्मोक बंद करनी पड़ेगी, लो एक्टिविटी करते हो तो थोड़ा सा वॉकिंग करना पड़ेगा, हल्का फुल्का प्रेगनेंसी की रिलेटेड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हाइड्रेशन अच्छा लेना पड़ेगा। हाइड्रेशन क्या होता है कि अगर जैसे प्रेगनेंसी खुद ही एक हाइपरकोगुलेबल स्टेट है, क्यों? क्योंकि आप वॉमिट कर देते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, नोजिया रहता है, खाना कम खाते हैं, और उसके अलावा कई बार पेशेंट एपेटाइट डिक्रीज हो गया, वाटर इनटेक कम रखता है, तो एजुकेशन मस्ट है। गायनेकोलॉजिस्ट आपको कंसल्ट करेगा, साथ में एक्सपर्ट डॉक्टर जो इन चीज़ों में हैं वो आपको एडवाइस करेंगे कितना डोजेज हिपारिन लेना है, कब कब लेना है, कैसे आपको शेड्यूल करना है, कैसे रिस्क फैक्टर्स अवॉइड करने हैं, क्या कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आप पहन सकते हैं, कितना फ्लूइड आपको लेना है, कौन सी डाइट आपको प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान डीप वेन थ्रोम्बोसिस रिस्क फैक्टर रूल आउट करने हैं, कौन सा आपको एंटीकोगुलेंट देना है, कब तक देना है, कितना डोज देना है, कितना हाइड्रेशन लेना है, वो सब एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई खुद से ना लें, ऑलवेज एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में ही आप ट्रीटमेंट लें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से एक्सपर्ट के हाथ में रहते हैं तो आउटकम बहुत अच्छे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी हैप्पी। थैंक यू।